नमस्कार। शब्द सृष्टि के प्रवर्तक आदरणीय मनोहर जी तथा शब्द सृष्टि की तमाम टीम को मेरा विनम्र अभिवादन। कोंकणी भाषा के संदर्भ में अनुवाद पर अपने विचार रखने के लिए मुझे इस व्याख्यान माला में आमंत्रित करने के लिए मैं मनोहर जी का तथा शब्द सृष्टि का मनपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ तथा इस व्याख्यान माला में मुझसे पहले पुष्प ग्रथित कर चुके अग्रणी विद्वज्जनों का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरा पथ अधिक सुकर एवं प्रशस्त बनाया है। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है भाषा तथा संस्कृति को योगदान, अनुवाद का योगदान। कोंकणी भाषा के संदर्भ में कुछ विचार। वर्तमान युग में अनुवाद का अनन्य साधारण वैश्विक महत्व विस्तार से विवेचित करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इस तथ्य की पृष्ठभूमि को संक्षेप में विशद करना उपयुक्त होगा। वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के चलते समकालीन संसार एक प्रतीकात्मक विश्वग्राम में रूपांतरित हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस अभूतपूर्व परिवर्तन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी, उसका प्रस्फोट एवं उसी कारण ज्ञान प्रसारण में हुई असामान्य वृद्धि अब हमारे वैश्विक अस्तित्व के अविभाज्य लक्षण बन चुके हैं। परिणामवश एक परस्पर विरोध की स्थिति हमारे सामने खड़ी है। इस युग की यह वास्तविकता एक अवसर भी है और चुनौती भी। एक ओर वैश्वीकरण के कारण उपजी सार्वत्रिकता का आकलन एवं विश्वात्मकता का आभास है, तो दूसरी ओर स्थानीय पहचान तथा देशीय अस्मिता को जतन करने का आंतरिक आग्रह एवं आह्वान। अर्थात वर्तमान मानवीय समाज एक दुविधा का शिकार है। वह स्वभाषा और संस्कृति के संवर्धन की आकांक्षा से प्रेरित है, लेकिन अन्य भाषा और संस्कृतियों से जुड़ने की आवश्यकता से विवश भी है। इस बीच संचार एवं सूचना की अनिवार्यता निरंतर बढ़ी जा रही है। फलस्वरूप आज संपर्क भाषा या संपर्क माध्यम के तौर पर अनुवाद एक विलक्षण भाषाई सेतु बन चुका है, एक लिंग्वा फ्रांका बन चुका है। यह सेतु बंधन केवल दो साहित्य विश्वों या दो भाषाओं के बीच का अंतराल मिटाने हेतु नहीं, बल्कि दो या अधिक संस्कृतियों के दरमियान जो दूरी है उसे भी पार कराने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए पर्यटन, प्रवास, व्यापार, अनुसंधान, उपनिवेश आदि क्षेत्रों में जो व्यापक बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, उसमें भी अनुवाद सराहनीय भूमिका निभा रहा है। खास करके धर्म, राजनीति, परराष्ट्र नीति एवं कूटनीति में प्रौद्योगिकी के सहयोग से संपर्क माध्यम के रूप में अनुवाद का उपयोग करके इन क्षेत्रों में अंग्रेजी का जो पूर्वापार एकाधिकार था, उसको आज बहुभाषी विश्व ने मात दी है। अतः मानवीय जीवन को अनुवाद अभूतपूर्व योगदान दे रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में साहित्यिक अनुवाद कार्य को भी देखना उचित होगा। औपनिवेशिक काल में साहित्यिक अनुवाद पाठ्यक्रम का हिस्सा या शासकीय यंत्रणा का एक अंग हुआ करता था। तब उसे राज्यकर्ताओं की भाषा तथा उनकी संस्कृति का जनमानस में प्रसार कराने का मात्र एक गौण माध्यम या सहायक प्रक्रिया का दर्जा दिया जाता था। स्रोत भाषा से निष्ठा ही अनुवाद की प्राथमिकता मानी जाती थी। आज उत्तर औपनिवेशिक युग में अनुवाद की प्राथमिकता उद्दिष्ट भाषा है। आज अनुवाद को अनुकरण न मानकर पुनर्लेखन यानी कि रीराइटिंग या पुनर्रचनात्मक कार्य, रिक्रिएटिव वर्क या पुनर्प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक अहम प्रक्रिया के रूप में आंका जा रहा है।
विविध प्रसार माध्यमों के, खासकर ई माध्यमों के द्वारा साहित्यिक अनुवाद केवल भाषांतर, रूपांतर या अनुसर्जन तक ही सीमित नहीं रहा। वह साहित्य प्रकारांतर तथा माध्यमांतर के अवतार में विश्व भर के विशाल पाठक, श्रोता, प्रेक्षक वर्ग तक क्षणार्ध में पहुंच सकता है, कभी कभी तो यंत्रानुवाद के द्वारा भी। समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भी अनुवाद कार्य आज केवल रस ग्रहण या परीक्षण ही नहीं होता, उसका समकालीन विचारधाराओं के आधार पर आलोचनात्मक अध्ययन भी हो रहा है। इतना ही नहीं, अनुवाद शास्त्र, कला एवं तंत्र का विविध शैक्षिक स्तरों पर बड़े पैमाने से अध्यापन हो रहा है। वर्तमान साहित्य विचार में भी अनुवाद अध्ययन, ट्रांसलेशन स्टडीज़ अपना स्वतंत्र क्षेत्र निर्माण कर चुका है। उसमें अध्यापन के साथ अनुसंधान भी हो रहा है। सांप्रत बहुआयामी आदान प्रदान द्वारा अनुवाद निरंतर साहित्य, भाषा, कला, विज्ञान एवं संस्कृति की सूचना या ज्ञान संबंधी अपेक्षाओं की आपूर्ति कर रहा है, चाहे वह ऑनलाइन वेबसाइट से हो, ब्लॉग्स द्वारा हो, शब्दकोशों से हो या वर्तमान व्याख्यानमाला जैसे अनगिनत और संसाधनों के द्वारे। और तो और हाशिए पर स्थित किसी भाषा या संस्कृति की भौगोलिक सीमाओं के परे उनका अग्रदूत बनकर उनके हितों एवं अधिकारों का रक्षण तथा उनकी पहचान की पैरवी करने की क्षमता भी आज अनुवाद रखता है। इस अंतिम मुद्दे का स्पष्टीकरण आधुनिक कोंकणी भाषा के साहित्यिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक धरातल पर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ आवश्यक होगा। जिस कोंकणी भाषा की हम बात करने जा रहे हैं, उसके अस्तित्व की लड़ाई सन 1684 में पुर्तगाली शासकों द्वारा जारी हुक्मनामे के साथ शुरू होती है। इस हुक्मनामे के तहत कोंकणी भाषा बोलने, सीखने एवं पढ़ाने पर पूरी पाबंदी लगाई गई थी। केवल 3 सालों में सभी कोंकणी भाषी लोग पोर्तुगीज़ भाषा सीखें, यह अनिवार्य बनाया गया था तथा शिक्षा, शासन एवं सार्वजनिक जीवन से कोंकणी को पूरी तरह बाहर किया था, उसका उच्चाटन किया गया था। यह अनुदेश कोंकणी के लिए मृत्युदंड से कम न था। इस पाबंदी के कारण 17वीं शताब्दी में एक ऐसी भाषा के भवितव्य पर विराम लग गया जो पर्याप्त धर्मग्रंथ, भरपूर शब्द संपदा, वैविध्यपूर्ण लोक साहित्य से संपन्न थी एवं अपनी गति से कालानुरूप प्रगति पथ पर चल रही थी। लगभग 250 साल तक अपनी अन्य भाषा भगिनियों की तरह विकसित होने के सारे मार्ग कोंकणी के लिए बंद हो चुके थे। फिर भी जन सामान्यों के होठों पर कोंकणी जीवित रही। सौभाग्य से 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में कोंकणी को नवजागरण की दिशा तथा नवजीवन का अवसर प्राप्त हुआ। विडंबना यह थी कि कोंकणी नवजागरण का कार्य गैर कोंकणी भाषा में शुरू हुआ, क्योंकि कोंकणी में लिखने का कोई पर्याय उपलब्ध ही नहीं था। कोंकणी की अपनी संतानों द्वारा होती उपेक्षा से आहत एक पुर्तगाली शासकीय अधिकारी रहे कून्या रिवारा ने सन 1858 में पोर्तुगीज़ भाषा में कोंकणी के महत्व पर तथा उसकी उपेक्षा की निंदा करते हुए एक प्रबंध लिखा। उन्हीं से प्रेरणा पाकर संस्कृत नल दमयंती आख्यान का पोर्तुगीज़ में अनुवाद करने वाले प्रथितयश बहुभाषाविद मोसेन्योर सेबास्तियाओ दालगाद ने पोर्तुगीज़ कोंकणी एवं कोंकणी पोर्तुगीज़ शब्दकोशों की रचना की। आधुनिक कोंकणी के पुनरुज्जीवन में
कोंकणी की प्रथम पत्रिका उदेंतेचे साळोख के संस्थापक एवं पहले कोंकणी उपन्यास क्रिस्ताव घराबों के रचयिता ब्रून डिसोजा जैसी कई महान हस्तियों का अवदान कोंकणी की प्रगति में अवश्य है, लेकिन उन सब में वामन रघुनाथ वर्दे वालावलीकर बनाम शणै गौयबाब का योगदान इसलिए अनूठा एवं अनमोल है क्योंकि शुरू से ही उनका ध्येय व्यापक तथा दृष्टांत सर्वधर्म समभाव युक्त था, यानी कि कोंकणी भाषा संस्कृति का पुनः प्रवर्तन तथा साहित्यिक नवजागरण का उस दिशा में उपयोजन। कोंकणी के हित में उनका अथक कार्य, स्पष्ट उद्देश्य, समानता का मूल्य एवं योजनाबद्ध परिश्रम पर आधारित था। उनके दृष्टांत के तहत कोंकणी साहित्य विश्व के परिपोषण के लिए सृजनशील कार्य के साथ साथ अनुवाद कार्य को भी स्वीकृति एवं उचित महत्व प्राप्त था। अर्थात अनुवाद के लिए स्रोत संहिता का चयन जतन से होना ज़रूरी है, ऐसा माना गया था ताकि वह विशिष्ट साहित्यिक प्रकार एवं प्रगतिशील विचारों का स्रोत बने। अपने अनुवाद कार्य में शणै गौयबाब ने प्रापक भाषा की अपेक्षाओं के अनुरूप स्रोत संहिता का कोंकणी में रूपांतरण करना तथा तत्कालीन समाज के दिग्दर्शन के लिए उचित आशय, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, काल निरपेक्ष आदर्श एवं युगानुरूप मूल्यों का उसमें अनुरोपण करना योग्य समझा। विशेष बात यह है कि ये सब भारत की आज़ादी के पूर्व ही हो रहा था। शणै गौयबाब का मानना था कि भाषा, संस्कृति, समाज के सर्वांगी सबलीकरण को दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक, भाषा ही संस्कृति का वाहक है तथा संस्कृति साहित्य का मूल स्रोत। इसका दूसरा पहलू था किसी भी समाज को विशिष्ट पहचान, अस्मिता तथा राजनयिक सबलीकरण दिलाने में उसकी अपनी भाषा सक्षम है। जब हम ये विचार समकालीन प्रगतिशील विचारों के संदर्भ में आंकते हैं तो उनका यह दृष्टिकोण आज भी उतना ही सकारात्मक लगता है जितना लगभग एक शताब्दी पहले था। इसी सोच के आधार पर अनुसंधान, सर्जन एवं संकलन कार्य के साथ ही शणै गौयबाब का नियोजनबद्ध अनुवाद कार्य भी चलता रहा। बहुत पहले उन्होंने अनुवाद पर पोर्तुगीज़ में एक किताब भी लिखी थी। इससे उनकी अनुवाद के प्रति रुचि एवं आस्था का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अनेक उत्कृष्ट कृतियों के अनुवादों द्वारा शणै गौयबाब तथा उनके अनुयायी राणू नायक ने कोंकणी के हर आयु के पाठक के लिए देश विदेश में प्रचलित उत्तम एवं लोकप्रिय साहित्यिक विधा, प्रथा तथा शैली के विविध आविष्कारों से उन्हें अवगत कराया। आधुनिक कोंकणी लेखक को भावी सृजनात्मक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। उसी प्रकार वे अनुवादित कृतियाँ भावी अनुवादक के लिए भी अनुवाद कला, तंत्र, वाक् प्रचार तथा शब्दावली के उत्तम नमूने बने। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ रूपांतरण या अनुसर्जन के अच्छे उदाहरण हैं। मोलियर की दो सुखात्मिकाएँ, कॉमेडीज, शणै गौयबाब ने कुछ इस ढंग से कोंकणी में रूपांतरित की है कि वे कोंकणी परिसर, संस्कृति एवं मूल्यों से परिपूर्ण हैं। इसी तरह अरेबियन नाइट से अबू हसन की कहानी को उन्होंने पूर्णतया कोंकणी लिबास में पुनर्रचित किया। चार्ल्स एवं मैरी लैम्ब द्वारा शेक्सपियर की नाट्य कृतियों के गद्य रूपांतर पर आधारित कई कहानियों को शणै गौयबाब ने नागरी लिपि से अनभिज्ञ पाठक के लिए रोमन लिपि में ढाला।
श्रीमद् भगवत गीता को उन्होंने कोंकणी गद्य में ऐसे सुगम ढंग से परिष्कृत किया है कि सामान्यतम व्यक्ति उसे आसानी से समझ सकता है तथा उसका आकंठ आस्वादन भी कर सकता है। यहाँ लक्षणीय बात यह है कि शणै गोंयबाब का यह सारा कार्य भारत की स्वतंत्रता के पूर्व यानी कि 1983 में उनके मृत्यु तक चलता रहा। पोर्तुगीज़ गोवा से दूर ब्रिटिश इंडिया में वे कार्यरत रहे। तब कोंकणी न कहीं पढ़ाई जाती थी, न गोवा में उस पर से लगी सदियों पुरानी पाबंदियां हटी थी। इस अनुवाद पथ पर शणै गोंयबाब के बाद आई साहित्यकारों की पीढ़ी ने उतनी ही सहजता से मार्गक्रमण किया। आज़ादी के पूर्व कोंकणी में अनुदित ज़्यादातर कृतियाँ मूलतः फ्रेंच एवं पोर्तुगीज़ से होती थी। कभी कभी अन्य भाषाओं का साहित्य भी इन्हीं दो भाषाओं को स्रोत भाषा बना के कोंकणी में आता रहा। सन 1961 में गोवा मुक्ति के बाद राजभाषा पोर्तुगीज़ की जगह अंग्रेज़ी ने ले ली, लेकिन मुक्त गोवा के साहित्यिकों की पहली पीढ़ी सन 1967 तक गोवा के अलग राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई में उलझी रही। उनके पास साहित्य रचना के लिए समय रहा न अनुवाद के लिए, लेकिन तुरंत उन्हें कोंकणी को साहित्यिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए कटिबद्ध होना पड़ा। उन्होंने अपने इस कार्य के लिए खुद को समर्पित तो किया ही, बल्कि अनुवाद कार्य में भी एक महत्वपूर्ण परिमाण जोड़ दिया जो अब तक उपेक्षित रहा था। अब तक अनुवाद केवल अन्य भाषाओं से कोंकणी में होता था। अब स्थानीय रचनाओं का कोंकणी से अन्य भाषाओं में भी अनुवाद शुरू हो गया। सन 1975 में केंद्रीय साहित्य अकादमी ने कोंकणी को साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता दी और अन्य भारतीय भाषाओं में कोंकणी साहित्य के अनुवाद का मार्ग अकादमी की अनुवाद नीति से अधिक सुफल एवं प्रशस्त हुआ। अकादमी के साहित्य पुरस्कारों के साथ ही अनुवाद पुरस्कारों ने भी अनुवाद कार्य को बढ़ावा दिया है। नेशनल बुक ट्रस्ट भारत द्वारा भी अनुवाद को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता रहा है। 1981 से 90 तथा 1991 से 2000 तक के 2 दशक कोंकणी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण एवं भाग्यशाली रहे। प्रदीर्घ आंदोलनों के पश्चात कोंकणी भाषा गोवा की राजभाषा बनी। गोवा को घटक राज्य का दर्जा मिल गया। कोंकणी का भारतीय संविधान के 8वें परिशिष्ट में प्रवेश मिला और गोवा कोंकणी अकादमी, कला एवं संस्कृति निदेशालय तथा राजभाषा निदेशालय की स्थापना होने से भाषा एवं साहित्य के साथ साथ अनुवाद को भी शासकीय अनुदान तथा प्रोत्साहन मिलने लगा। पहले रविंद्र केळेकर, शांताराम हैदौ, यशवंत पालेकर, सुरेश आमोणकर आदि चुने गिने अनुवादकर्ता जो कोंकणी की सेवा में जुटे थे, उनके साथ नई पीढ़ी के अनेकानेक अनुवादक अब इस कार्य में जुट गए। सबके नाम गिनाना यहाँ संभव नहीं है, परंतु सुरेश आमोणकर तथा रविंद्र केळेकर का उल्लेख यहाँ ज़रूर करना होगा। आमोणकर ने विविध भाषाओं से अनेक साहित्य कृतियों का, अधिकतर धर्म चिंतन से जुड़े ग्रंथों का कोंकणी में बखूबी अनुवाद किया है। उदाहरणार्थ उन्होंने पाली से धम्मपद, संस्कृत से श्रीमद् भगवद गीता, पंजाबी से गुरु ग्रंथ साहिब, तमिल से थिरुकुरल, मराठी से ज्ञानेश्वरी, अंग्रेजी से गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, जूलियस सीजर आदि संहिताओं को कोंकणी में ढाला। केळेकर द्वारा सिद्ध महाभारत एक अनुसर्जन तथा समूचे गांधी साहित्य के अनुवाद का महत्व कोंकणी पाठक के लिए असाधारण है। अतः केवल कुछ दशकों के अंतराल में ही अंग्रेज़ी, फ्रेंच, पोर्चुगीज़, स्पेनिश, संस्कृत, पाली तथा अन्य आधुनिक विदेशी
और भारतीय भाषाओं से चुनिंदा साहित्य रचनाएं कोंकणी में अनुवादित हो चुकी। उनके आश्रय से विविध नवनवीन साहित्य विधाएं तथा विचारधाराएं कोंकणी में प्रविष्ट हो गई। अब तो कोंकणी से चुनिंदा आलोचनात्मक आलेखों का हिंदी तथा अंग्रेजी में अनुवाद होने लगा है। उनका देश विदेश के संकलनों में भी समावेश हो रहा है। इसमें कोंकणी भाषा और साहित्य का लाभ तो अवश्य है, अपितु कोंकणी समीक्षा का भी प्रसारण देश विदेश के पाठक तक पहुंच रहा है। सन 2009 में मंगलुरु कर्नाटका में विश्व कोंकणी प्रतिष्ठान की स्थापना होने के बाद कोंकणी भाषी प्रदेशों के साहित्य और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का कार्य और बड़ी तेजी से चल पड़ा। उदाहरणार्थ, विश्व कोंकणी प्रतिष्ठान द्वारा यूनिसेफ के मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार कर्नाटक की कोंकणी कुणबी जनजाति की सांस्कृतिक विरासत पर एक फिल्म बनाकर उस धरोहर का संवर्धन करने का कार्य संपन्न हुआ। इसमें अनुवाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। व्याख्यान के इस पड़ाव पर कोंकणी में हो रहे लिप्यांतरण पर भी थोड़ा प्रकाश डालना उचित होगा, क्योंकि लिप्यंतरण भी अनुवाद कार्य की ही एक उपशाखा है। ऐतिहासिक दुर्घटना के कारण कोंकणी भाषा नागरी लिपि के अतिरिक्त अन्य 4 लिपियों में लिखी जाती रही, मगर उसकी नागरी लिपि राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए नागरी में लिप्यंतरण का बड़ी मात्रा में उपयोजन होने लगा है। कन्नड़ लिपि से नागरी में प्रकाशित चाफ्रा डिकोस्टा, जे.बे. मोराइस, जे.बी. सिक्वेरा, मेल्विन रोड्रिगस, एडविन डिकोस्टा तथा रोमी लिपि से जेस फर्नांडिस आदि साहित्यकारों की कृतियाँ केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हो चुकी हैं। अर्थात महाराष्ट्र तथा केरल के कोंकणी साहित्य के लिए लिप्यंतरण की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ नागरी लिपि का ही प्रचलन रहा है। कर्नाटक के भटकल क्षेत्र में परसो अरेबिक लिपि में कोंकणी लिखी जाती रही, लेकिन अब वह परंपरा थोड़ी सी खंडित हो रही है। लिप्यंतरण का कार्य और सहजता से साध्य कराने के लिए विश्व कोंकणी प्रतिष्ठान ने कोंकण वर्टर नामक सॉफ्टवेयर निर्माण किया है। परिणाम स्वरूप कर्नाटक स्थित स्मृतिशेष वी.जे.पी. साल्डाना जैसे दिग्गज रचनाकार की कन्नड़ लिपि में लिखित उत्कृष्ट उपन्यास अब मेल्विन रोड्रिगस के प्रयासों द्वारा नागरी लिपि में भी पाठकों के लिए उपलब्ध हैं। इसी तरह 3 या 4 शतकों पूर्व पुर्तगाली धर्मांतरण से बचने के लिए गोवा से जो जनजातीय लोग केरल में स्थलांतरित हो गए थे, उस समुदाय की गौड्डे रामायण नामक मौखिक रामायण से बनाई गई मलयालम लिपि में एक पांडुलिपि प्रोफेसर R.K. राव ने ढूंढ निकाली थी। उन्होंने उसका उस पर संस्कार करके उसे नागरी लिपि में लिप्यंतरित कर दिया है। इससे संस्कृति अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराया गया है। ऐसे और कई उदाहरण हैं। 21वीं शताब्दी के वर्तमान 2 दशक कोंकणी अनुवाद कार्य को नई दिशा दिखाने में अत्यंत सफल रहे हैं। नाटक, फिल्म, टेलीविज़न जैसे पारंपरिक माध्यमों के साथ ही विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अपनाकर अनुवाद कार्य अब माध्यमांतरण एवं द्विभाषीय प्रस्तुति के कारण नवी विधाओं को सहजता से अपनाने लगा है। कोंकणी लोक साहित्य एवं गोवा का लोकप्रिय नाट्य प्रकार तियात्र अब यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश में बसे कोंकणी भाषी लोगों को अपनी मूल संस्कृति से जोड़ने में काफ़ी सफल प्रयास कर रहे हैं। कोंकणी अंग्रेजी द्विभाषीय बाल साहित्य भी अब उभर रहा है।
अंग्रेजी पर पली भावी पीढ़ी को विश्व के किसी भी कोने से कोंकणी संस्कृति से जुड़ने का यह द्विभाषी साहित्य अवसर प्रदान कर रहा है। यह सब अनुवाद का ही तो चमत्कार है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, शायद अखंडित प्रगति पथ पर चलती आई सामान्य इतिहास एवं भूगोल में पली किसी आधुनिक भाषा को अनुवाद का यह महत्व असामान्य न लगे, लेकिन सदियों से मौन रहने को विवश कोंकणी भाषा तथा संस्कृति की व्यथा को कुछ ही दशकों में उत्थान की मिसाल बना के उसमें मौलिक साहित्य के साथ योगदान का भी जो अनुवाद का भी जो योगदान रहा है, यहाँ एक बात अनुवाद के हर विद्यार्थी तथा अभ्यासक के लिए अधोरेखित करना चाहूँगी। वह उस प्रक्रिया का साध्य है। उस साध्य को पाने के लिए अनुवादकर्ता को चाहिए कि वह निष्ठापूर्वक अनुवाद प्रक्रिया की साधना करे, यह जानते हुए कि हर स्रोत संहिता या स्रोत पाठ की चुनौतियाँ अलग होती हैं। उन्हें अनुदित करने की प्रक्रिया की बारीकियाँ भी भिन्न होती है, अर्थात हर नए अनुवाद के लिए नए सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इसलिए साहित्यिक अनुवाद यानी कि लिटरेरी ट्रांसलेशन के संदर्भ में अनुवाद की संकल्पना पर, उसकी संभाव्य चुनौतियों पर तथा अनुवाद प्रक्रिया के विविध परिमाणों पर एक दृष्टिक्षेप डालना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परंपरागत दृष्टिकोण से किसी भाषा या बोली से विशिष्ट शब्द संपदा या लेखन सामग्री का किसी अन्य भाषा या बोली में सार्थ भाषांतर को ही अनुवाद माना जाता था। लेकिन जब से रोमा याकोब्सन ने भाषांतर्गत इंट्रालिंगुअल, अंतर्भाषाई इंटरलिंगुअल एवं अंतर्माध्यमिक यानी कि इंट्रामीडियल स्तरों पर अनुवाद का वर्गीकरण किया है, तब से अनुवाद की संकल्पना विस्तृत सी हो गई है। उन सब प्रकारों का समावेश कर सके ऐसी अनुवाद की परिभाषा इस तरह हो सकती है: किसी भी अभिव्यक्ति माध्यम से कल्पकता तथा समर्पकता से किसी संकल्पना, विचार या भावना को पूर्णतया दूसरे अभिव्यक्ति माध्यम में ढालने की सर्जनशील कुशलता को अनुवाद कहा जा सकता है। यद्यपि व्यापक तौर पर भाषांतर, अनुवाद तथा रूपांतर या अनुसर्जन का उपयोजन स्थूलतः पर्यायवाची शब्दों की तरह किया जाता था, परंतु उनमें दृष्टिकोण का और कभी कभी कार्य प्रणाली का भी अंतर होता है। भाषांतर का प्रयास स्रोत पाठ के कथ्य का अनुकार एक भाषा से दूसरी भाषा में पूरी निष्ठा तथा भाषाई समरसता के साथ पहुंचाने का होता है। इसमें स्रोत भाषा की शब्दावली, वैयाकरणी संरचना, वाक्य विन्यास तथा वाक प्रचारों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कभी कभी इसका अतिरेक भाषांतर का बौद्धिक परावलंबन भाषा उपयोजन में तारतम्य का अभाव भी दर्शाता है, जिससे शब्दशः अनुकार की नौबत भी आ सकती है। अनुवाद का उद्दिष्ट होता है स्रोत पाठ के रचनाकार का अनुसरण करना तथा उसके आशय के साथ निष्ठा रखना। अनुवादकर्ता भाषाई कुशलता को ताक पर तो नहीं रखता, अपितु छिलके से ज़्यादा रस पर ध्यान देता है। वह स्रोत भाषा के कथ्य एवं अभिव्यक्ति शैली को लेखकीय उद्देश्य के अनुरूप उद्दिष्ट भाषा में ढालकर सार्थ अनुवाद सिद्ध करना चाहता है। यह साध्य करने के लिए उसे अपेक्षित पाठक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पहचानना तथा प्रापक भाषा की क्षमता को भी भांपना पड़ता है। इस तरह से स्वाभाविक प्रतिशब्दों का चयन,
वाक् प्रचार या व्यंजना का योग्य उपयोजन एवं गर्भितार्थ की अभिव्यक्ति के संयोजन द्वारा अनुवाद में शब्द, कल्पना, संदर्भ एवं अर्थ का प्रभावी आविष्कार होता है और कभी कभी तो सौंदर्य का एक अनपेक्षित परिमाण अनुदित कृति में साकार हो जाता है। अपितु अच्छे अनुवाद के लिए स्रोत तथा उद्दिष्ट दोनों भाषाओं पर अनुवादकर्ता को प्रभुत्व होना आवश्यक है। एक ही कृति के दो या अधिक अनुवादों की, जैसे कि उदाहरण के लिए S.L. भैरप्पा के कन्नड़ उपन्यास पर्व के दो विभिन्न भाषाओं में किए स्वतंत्र अनुवादों की तुलना करें तो अनुवादक के लिए भाषा प्रभुत्व का महत्व कितना है, यह मुद्दा स्पष्ट हो जाता है। अनुसर्जन या रूपांतर का उद्देश्य थोड़ा सा भिन्न होता है। वह मूल माध्यम अथवा स्रोत पाठ के सर्जनात्मक आविष्कार के सांस्कृतिक मूल्य, तंत्र शुद्धता तथा आशय संपन्नता को कल्पकता से पुनर्निर्मित करता है। कभी कभी संपूर्णतया नए संदर्भ में या कभी तो अलग माध्यम में भी। क्वचित उसका स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित होने से उसे स्वैर रूपांतर भी कहा जाता है। पु.ल. देशपांडे की अप्रतिम नाट्य कृति ती फुलरानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पिग्मैलियन का साहित्यिक रूपांतर है, जिसमें साहित्य प्रकार वही है किंतु संदर्भ तथा पात्र पूर्णतया पुनर्रचित हैं। उसी तरह शेक्सपियर के अनेक नाटकों का फिल्मों में अनुसर्जन किया गया है, जहां अक्सर मूल आशय को छोड़कर स्रोत साहित्य प्रकार, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम एवं उसका सांस्कृतिक संदर्भ सब की नए सिरे से निर्मित की गई है। इसे माध्यमांतर भी कहा जाता है। अतः अनुसर्जन मूल सर्जन का नवाविष्कार है। जो प्रतिभाशाली अनुसर्जक स्रोत पाठ के वैचारिक एवं भावनिक धारणाओं से समरस हो सकता है, वही उसकी सर्जन प्रक्रिया का अनुसरण करके उसके लिए शोभनीय शैली एवं उचित अभिव्यक्ति का माध्यम का चयन कर पाता है। परंतु अच्छे अनुसर्जन के लिए प्रतिभा, सर्जनशील दृष्टि एवं कल्पना शक्ति के साथ साथ आलोचना या अर्थ निरूपण की क्षमता का महत्व भी अपार है, वरना अनुसर्जन केवल एक रसहीन चेष्टा सिद्ध होगी। अर्थ निरूपण से केवल स्रोत पाठ का शब्दशः या सांकेतिक अर्थ समझने से नहीं, स्रोत पाठ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसका तत्कालीन एवं वर्तमान संदर्भों में आकलन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा एक सामाजिक संरचना है तथा उसकी शब्दावली का निर्माण अभिव्यक्ति करने के लिए उसी जरूरत से होता है। अनुभूति के उद्घाटन के लिए पर्याय के रूप में शब्दावली का चयन व्यक्तिगत स्तर पर भले ही हो, किंतु उसकी स्वीकृति तथा संदर्भानुसार उपयोजन सुप्त सामाजिक संकेतों द्वारा ही होता है। अर्थात भाषा के लक्षणीय वाक् प्रचार तथा अनेकार्थी शब्दों का गठन उस भाषा समुदाय की सांस्कृतिक आवश्यकता या संदर्भों से निर्धारित होता है। उदाहरणार्थ, सभी भूमि गोपाल की वाँ में अटक कहाँ, जाके मन में खटक रही सो ही अटक रहा। इस दोहे में उपयोजित अटक शब्द के विभिन्न अर्थ यहाँ अभिप्रेत हैं। एक अर्थ है विशिष्ट भूमिखंड का नाम, दूसरा प्रतिबंध या रुकावट तथा तीसरा है विशिष्ट भौगोलिक मर्यादा का निर्भीकता से सीमोल्लंघन करना। यह तीसरा अर्थ राजा मानसिंह एवं बादशाह अकबर की एक आख्यायिका से भी जुड़ा है।
इससे उसका संदर्भजनक अर्थ निर्माण हो जाता है। इसी तरह मराठी में अटके पार झेंडा इस वाक्यांश का सांकेतिक अर्थ तो मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से संलग्न है, अपितु विशिष्ट अन्य संदर्भों में उसी वाक्यांश का अर्थ बदल भी जाता है। अर्थात अभिव्यक्ति की बूंद जब योग्य संदर्भ सीपी में पड़ती है तभी अनुरूप शब्दार्थ के मोती प्राप्त होते हैं। संदर्भ से ही जुड़े एक और घटक का अनुवादकर्ता को ध्यान रखना होगा। वह घटक है अपेक्षित पाठक, श्रोता या दर्शक वर्ग, जिनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, समाज मानस तथा उनके परिचय की उद्दिष्ट भाषा में स्रोत भाषा से समांतर संदर्भों की पर्याय व्यवस्था, इनकी जानकारी अनुवादक के लिए लाभदायी सिद्ध होती है। स्रोत पाठ के किसी भी असंवेदनशील विधान या चित्रण से अथवा अन्य आक्षेपार्ह अभिव्यक्ति से अथवा अतार्किक निष्कर्ष से कोई भी समुदाय, संप्रदाय या सामाजिक घटक आहत न हो, इसका हर संभव अनुवादक को प्रयास करना चाहिए। विगत काल में पर्याप्त साधनों के अभाव में यह संभव नहीं था, लेकिन अब यह करना संभव भी है एवं उचित भी। उदाहरणार्थ 20वीं सदी के बाल वाचकों में एनिड ब्लाइटन की अंग्रेजी बाल साहित्य मालाएं फेमस 5 तथा सीक्रेट 7 अत्यंत लोकप्रिय रहीं, परंतु आज अगर उनका अनुवाद करना हो तो उनकी अनावधान से ही सही लेकिन प्रखर पुरुष प्रधान प्रवृत्ति दर्शाने वाली जीवन धारणा, लड़का बनने का हर संभव प्रयास करने वाली तथा उसी में धन्यता का अनुभव करने वाली जॉर्ज या जॉर्जिना का पात्र, या फिर जिप्सी लोक समूह के लिए एक सुप्त अनुकंपा युक्त लेखकीय परात्मकता का जो भाव है, इन सब से बचना अनुवादक के लिए उचित होगा। अर्थात उपरोक्त विधानों का अर्थ यह नहीं कि अनुवादक मूल कथ्य से विमुख हो या अप्रामाणिक पद्धति से अनुवाद करे, बल्कि वह अनुवाद व्यवहार में कुशलता, कल्पकता तथा संवेदनशील का अनुसरण करे, जिससे मूल आशय में से असत्य, विपर्यास या बुद्धिभेद का सांप भी मरे और मूल रचनाकार के प्रति निष्ठा की रस्सी भी न टूटे। ध्यान रहे, अनुवादकर्ता की निष्ठा लेखक के प्रति स्वामी भक्ति न होकर सत्यनिष्ठा हो। उपरोक्त चेतावनियों के बावजूद अनुवाद के पथ पर अन्य कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं। यह सर्जनशील साहित्य में अधिकतर कविता के अनुवाद प्रक्रिया में होता है। गद्य वैचारिक लेखन में द्वयत्व, सांकेतिकता अथवा शब्द लालित्य का अभाव होने से उसके अनुवाद में कम कठिनाइयाँ होती हैं। जो भी अड़चनें आती हैं वे अनुवादक के अज्ञान से उभरती हैं तथा अध्ययन से उन पर मात की जा सकती है। लेकिन सर्जनशील साहित्य, विशेषतः कविता में अनुरूप अभिव्यक्ति की कठिनाई एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। रचनात्मक साहित्य केवल व्यामिश्र या दुर्बोध होने से ऐसा नहीं होता। कई बार वह सुलभ लेकिन अर्थगर्भ होने से भी उसके सहज विन्यास को शब्दों में ढालना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए कोंकणी लोक कथा कुंडे कुस्कूर हम देख सकते हैं। इस कथा का नाम पात्र के नाम से है। इस नाम का अनुवाद कल्पना शक्ति को अवश्य चुनौती देता है, इसलिए कि वो कथा के कथ्य से और आशय केंद्रित उसका जो दृष्टांत है उससे भी जुड़ता है। ऐसे ही विख्यात कवि बाकीबाब बोरकर की
सर्वज्ञात कोंकणी कविता पायंजणा की कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत करना सटीक होगा। कवि लिखता है, वडफळाच्या अक्षतांत कितलो वेळ न्हायत न्हायत हुपले कितले चंद्रलोक इंद्रनंदना। इन पंक्तियों का भारतीय भाषा में अनुवाद सहज साध्य होगा, लेकिन अंग्रेजी में अक्षता का सांस्कृतिक संदर्भ, चंद्रलोक तथा इंद्रनंदना का पौराणिक संदर्भ तोलना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कविता का अपना एक छंद, यमक व्यवस्था, अलंकारादि अनेक घटक होते हैं जो गेयता एवं अर्थगर्भता से रस निर्मित करते हैं। विशेषतः कविता ध्वनि वैज्ञानिक, संरचनात्मक तथा अर्थ विज्ञान के स्तर पर अनुवादकर्ता की कल्पकता को चुनौती देता है। ठीक उच्चार के साथ कविता का उचित पठन भी अच्छे अनुवाद के लिए नितांत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर एक सत्य घटना याद आती है। एक बार कोंकणी से अन्य किसी भारतीय भाषा में अनुदित कविता संग्रह पढ़ने का मौका हुआ। उसमें 2 कोंकणी शब्द उनके विपरीत अनुवाद के कारण दिमाग में बैठे हैं। एक शब्द था बंदखण और दूसरा बंदेर, जिनका अर्थ अनुक्रम से जेल एवं झंडा होता है। जेल के अर्थ में बंदखण का शब्द उच्चारण कोंकणी में आमतौर पर बंदखण होता है और बंदेर का उच्चारण होता है बनेर। यह शब्द पोर्तुगीज बैनर से कोंकणी में आया हुआ है। शायद इन शब्दों का उच्चारण बंदखण तथा बंदेर यानी कि बंदी के ऊपर इस तरह से करने से उनका अनुवाद अनुक्रम से बंद कपाट तथा पाबंदी पर यानी कि क्लोज्ड कंपार्टमेंट एंड ऑन रिस्ट्रिक्शन, ये अर्थ ध्वनित करने वाले शब्दों से उस अनुवाद में कर दिया गया था। कभी कभी उद्दिष्ट भाषा के, खासकर विदेशी भाषाओं की संरचना, वाक्प्रचार तथा छंद वृत्त मात्रा की व्यवस्था स्रोत भाषा के अनुरूप नहीं होती। तब अनुवादकर्ता के लिए उनका अध्ययन ही एक मार्ग बचता है। लेकिन मुक्त छंद या छंद मुक्त रचनाओं के अनुवाद के लिए भी केवल शब्दावली की संपन्नता पर्याप्त नहीं होती। वहाँ भी व्याकरण, वाक्य विन्यास, भाषा का प्राकृतिक छंद एवं अचूक उच्चारण का अध्ययन अपरिहार्य है। परंतु इन सब प्रवासों के बावजूद अनुवाद सहज साध्य नहीं होता। उसके लिए निरंतर अभ्यास एवं आत्मविश्वास चाहिए। उपरोक्त सारी चर्चा अनुवादक को अंतर्मुख करने एवं उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार कराने हेतु की गई है। इससे उसे अपनी कमियों का शायद एहसास तो होगा, लेकिन अभ्यास से सिद्धि का आशादायी मंत्र उसका ढाढ़स भी बंधाने के काम अवश्य आएगा। इस संदर्भ में बॉलिंगर का एक विधान याद आता है। वे कहते हैं, किसी भाषा से व्याप्त अर्थ का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो अन्य भाषा द्वारा व्यापित नहीं किया जा सकता। शायद यह व्यापन थोड़ा सा आकुंचित या संकुचित हो, परंतु वह इतना भी आधा अधूरा नहीं होता कि कोई कल्पना प्रस्तुत ही न हो सके। बॉलिंगर के विधान में जो आस्था उभरती है, उसी आस्था के साथ हमें अनुवाद पथ पर अग्रसर होना है। इस कार्य में सभी नवपथिकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में स्मृतिशेष डॉक्टर विजया जी के नाम एवं कार्य से प्रेरित इस अनूठी व्याख्यानमाला के आयोजकों को फिर एक बार मनपूर्वक धन्यवाद एवं उनका अभिनंदन तथा डॉक्टर विजया जी की
पावन स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद।